हेलो नमस्कार सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएस एग्जाम बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज मैं प्रीलिम्स मिनी टेस्ट सीरीज 17 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत में मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों होता है। ऑप्शन 2, वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिमंडल का अन्य मंत्रिपरिषद के विघटित हुए बिना उसके पद का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। ये विरोध कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 है वो सही है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखते हैं और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, जबकि लोकसभा के मंत्री या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक जिम्मेदारी रखती है। अब हम एक बार व्याख्या देखेंगे। दूसरा ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है और फिर दोबारा मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। साथ ही अनुच्छेद 75 में यह बात कही गई कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया कि मंत्री राष्ट्रपति की पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। इस प्रावधान का परिणाम यह है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से कार्यकारी प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रियों को तब भी बर्खास्त किया जा सकता है जब उन्हें विधायिका का विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से बर्खास्त कर सकते हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि राष्ट्रपति की शक्ति वस्तुतः प्रधानमंत्री की अपने सहयोगी के विरुद्ध प्राप्त होती है। फिर मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री, उप मंत्री। कौन कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री, उप मंत्री, जिनमें से कैबिनेट मंत्री प्रमुख होते हैं। हालांकि भारतीय संविधान की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभिन्न रैंकों में वर्गीकृत नहीं किया गया। ऐसा ब्रिटिश प्रथा का पालन करते हुए अनौपचारिक रूप से किया गया है। प्रधानमंत्री कीस्टोन ऑफ कैबिनेट आर्क मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से यह बात की गई कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। इसलिए जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है तो अन्य मंत्री कार्य नहीं कर सकते। जहां अन्य मंत्रियों के त्यागपत्र से केवल एक पद रिक्त होता है, वहीं प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से या मृत्यु से मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें समझ गए ना, आप पूरी क्लियर हो गया है आपको ये। और ये क्वेश्चन इसमें से जो लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया, इसे याद रखना आप। पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन। ऑप्शन 2, ग्राम सभा को गांव के स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना। ऑप्शन 3, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। ऑप्शन 4, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना। उपरोक्त में से कितने
इस अधिनियम में के तहत स्वैच्छिक प्रावधान है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या क्या मिला है। ये तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। दूसरा ऑप्शन 2 सही है, ग्राम सभा को गांव के स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। और इसमें ऑप्शन 4 सही है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों की सहायता और अनुदान देना। जबकि ऑप्शन 3 ऑप्शन 1 ये गलत है, ये इस प्रावधान द्वारा नहीं मिले हैं, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायत का। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्यों को क्रमशः ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों पर नगर पालिकाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो अनिवार्य प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। पंचायती राज संस्थाओं की 5 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग का स्थापना करना। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता? पंचायत और नगर पालिका का राज्य निर्वाचन आयोग। और इसमें ऑप्शन 1 गलत है, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। 3 स्तरों अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना, पंचायतों के सभी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराना, और पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए कितनी 21 वर्ष निर्धारित करना, और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या पर निर्भर करेगा। महिला के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों का 1/3 होगा। इसका प्रावधान था। पंचायतों कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पंचायत के निलंबन में 6 महीने के भीतर नए प्रत्यक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी पंचायत का चुनाव या किसी सरपंच की मृत्यु हो जाती है और उसकी चुनाव में 6 महीने शेष रहते तो उस कंडीशन में चुनाव वापस नहीं कराए जाएंगे। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में स्वैच्छिक प्रावधान है। क्या क्या है? विभिन्न स्तरों पर पंचायतों में सांसद और विधायकों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना, पंचायतों को व्यक्ति अधिकार प्रदान करना, पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करना, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बारे में योजनाएं तैयार करने और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय है उनमें कार्य करना और शक्ति का उत्तरदायित्व देना। अनुच्छेद 243H के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को कर, प्रशुल्क, पथ और शुल्क आदि को संग्रहित करने और व्यय नियोजित करने या पंचायतों को शर्तों सीमाओं के अधीन ऐसे कर, प्रशुल्क, पथकर और शुल्क सौंपने या राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता देने और अपनी निधि को जमा कराने के लिए अपना कोष बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पंचायत का थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन संसदीय पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सदन के नेता का पद का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन समिति के नियमों में किया गया है। ऑप्शन 2 विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख एक समिति में किया गया है। ऑप्शन 3 सचेतक या बीएफ के पद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। ये उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 कथन सही है। ऑप्शन 1 और 2 सही है। जो सदन के नेता का पद का उल्लेख लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब इसमें टर्म्स दे रखी है। कौन कौन सी टर्म्स दे रखी है? यदि लोकसभा दल का जिसमें बहुमत दल है लोकसभा में, उसका प्रधानमंत्री नेता नहीं है तो उसमें एक विशिष्ट सदस्य होता है लोकसभा का, सदन का नेता। ऐसे ही राज्यसभा में अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वहाँ का भी एक विशिष्ट सदस्य होगा सदन का नेता। विपक्ष के नेता का उल्लेख एक समिति में किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और
जो सचेतक के पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया, ये एक दल के द्वारा वैसे ही दी गई शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसे यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है तथा यह पक्षियों की देखी गई प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करके वैज्ञानिकों को पक्षियों की आबादी और वितरण को ट्रैक करने में मदद करता है। ऑप्शन 2, भारत ने 2024 में पहली बार इस आयोजन में भाग लिया। ऑप्शन 3, GBBC के अनुसार ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ये उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक कथन सही है, वो कौन सा है? ऑप्शन 3। बाकी ऑप्शन 1 और 2 गलत है, क्योंकि एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। जो ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है उसका आयोजन किस किस के द्वारा किया जाता है? कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, नेशनल ऑर्डबॉर्न सोसाइटी और बर्ड्स कनाडा के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और भारत ने 1998 में GBBC की स्थापना के समय ही इसमें भाग लिया था, 2024 में नहीं लिया। और भारत के सभी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रजातियां 538 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों के नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 वर्षों की अवधि के लिए 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करता है। ऑप्शन 2, राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 है वो सही है, बाकी ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 वर्ष की अवधि के लिए 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करता है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, और वो उनको विशिष्ट कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में और महाभियोग में निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और मेरी नेक्स्ट सीरीज़ 18 कल आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में थैंक यू बोलें।